नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो भी लोग अभी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 28 जून को है और आप जून में एंटर कर चुके हैं, यानी कि 2 दिन इस मंथ के जा चुके हैं। अभी आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग कैसे, कौन से कोर टॉपिक है जिनको आप प्रिपेयर करके जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। क्या हमें सभी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने रहता है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम कुछ ऐसे कोर टॉपिक को निकालेंगे जहाँ पर अगर हम फोकस करें तो ईजिली हम 14-15 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे जो पहले हम बात करेंगे वो है कट ऑफ की। देखिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ पर है, तब आप जो है अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको पहले ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कट ऑफ क्या है प्रीवियस ईयर में और आपको कितना स्कोर या कि अपने माइंड में कितना टारगेट लेकर के चलना है। अगर आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपको अपना असेसमेंट करने में और साथ में अपने लिए एक टारगेट सेट करने में आसानी हो जाती है। तो मैं आपको वो एक्चुअल में दिखा देता हूँ 2022 में भी और 2024 में दोनों बार कितनी कट ऑफ गई है। अब देखिए, इसमें 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें आपको पता होगा कि सिर्फ 19 पोस्टें थी उस टाइम पे और 2024 में 15 पोस्टें थी, यानी कि पोस्टें जो है वो लगभग सिमिलर ही रहती है। 2-3 पोस्ट का फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं वो 1:6 के रेशो में होते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क में 1:5 का रेशो रहता है। यानी कि यहाँ पर जब हम भी 15 पोस्टों की बात कर रहे हैं तो 15x6 यानी कि 90 कैंडिडेट जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए होंगे। और वहीं इस बार जो है वो 17 पोस्टें हैं। आपने अभी अपने दिमाग से जो एंटीसिपेटेड है उसको निकाल देना है, क्योंकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंटीसिपेटेड को वैकेंसियाँ माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होना, ये सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती है। ये चीज़ सिर्फ इफ़ेक्ट करती है जो एंटीसिपेटेड वर्ड है या एंटीसिपेटेड पोस्ट है, वो लास्ट जब आपकी सिलेक्शन होती है उस टाइम पे ये चीज़ें मैटर करती है। अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसमें इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर है आपके लिए। अभी हम बात करते हैं 2022 के कट ऑफ के बारे में। देखिए, 2022 में यूआर की कट ऑफ गई थी 82 और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो था वो आपको पता है लॉकडाउन था, पेपर नहीं हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर थे, पेपर भी ईजी था उस टाइम का और उसके हिसाब से ये कट ऑफ 82 थी और टॉप स्कोरर उस टाइम का 86 था। तो यानी कि 4 नंबर के अंदर ही जो टोटल कैंडिडेट थे वो सब सिमट गए थे जनरल के, और इस वजह से जो था वो आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी यूआर की। वहीं आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो 2024 में यही कट ऑफ खिसक करके 78 में आ गई स्क्रीनिंग फेज़ की। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पेपर उस टाइम पे ट्रिकी आया और पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आया। जैसे कि उसमें पूछा था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका कौन सा अभी मेंबर बना है, लेटेस्ट कौन सी कंट्री जो है मेंबर बनी है। इस तरह के क्वेश्चन हमें उस टाइम पे देखने को मिले थे 2024 के एग्ज़ाम में। तो आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एग्ज़ाम का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। अब इसमें जो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपके पास 20 नंबर है। आप 20 के 20 जो है वो सिक्योर कर सकते हैं अगर आप अपनी अप्रोच ढंग की रखें तो। अब मैं आपको सीधा इधर उधर घुमाने के बजाय जो है वो पॉइंट पे लेकर के आता हूँ। हम बात कर रहे हैं, देखिए रीजनिंग की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पेपर जो है वो स्क्रीनिंग फेज़ में उसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जीके और उसके बाद आपका रीजनिंग और कंप्यूटर। यानी कि रीजनिंग कंप्यूटर के आपके 20-20 सवाल और जीके के आपके 60 सवाल, 60 में से 30 जो है वो एचपीजी की आता है। तो इसमें रीजनिंग का रोल काफ़ी डिफाइनिंग हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लोग, हर बच्चा जो है वो स्कोर करना चाहता है। इसमें आपके पास देखिए 2 घंटे होते हैं, इतना टाइम होता है कि आप इस पेपर को जो है वो 4 बार सॉल्व कर लें 2 घंटे के अंदर। तो बहुत रिलैक्स होकर के पेपर करना है और रीजनिंग के सेगमेंट को बहुत ही हाईली रेट करना है, उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। जिसने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दिया वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उसके क्वालिफाई होने के। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रीजनिंग के ऊपर ख़ास ध्यान देना, यहाँ से आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कहाँ से सवाल आए थे। भले ही आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको निकाल करके टैली भी कर लेना। सीरीज़ और सीक्वेंस कंप्लीशन से
3 सवाल हमें देखने को मिले थे, जिसमें नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और डिजिट ट्रंक्शन से जो था टोटल एक सवाल आया था। यानी कि टोटल जो है 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से जो 3 सवाल यहाँ से आए हैं। वर्बल क्लासिफिकेशन और एनालॉजीज से हमें 3 सवाल यहाँ से देखने को मिले। क्रिटिकल थिंकिंग या सिचुएशनल लॉजिक से 2 सवाल आए हैं। एनालिटिकल या डिडक्टिव लॉजिक से हमें ऑलमोस्ट जो है वो 3 सवाल ही देखने को मिले हैं। तो इस तरह का कुछ बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2024 के पेपर में हमें कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिले, जहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह के या एम्बेडेड जो एक चित्र टाइप होते हैं, वहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सिलेबस को समझना और कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने में आसानी हो जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांट एप्टीट्यूड से 2024 में यानी कि मैथ से क्वेश्चन आए, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट से आपको एक टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, और एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था। यानी कि टोटल 3 सवाल जो मैथमेटिक्स से आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं हम 2000 जो आपका 22 का एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पर वर्बल रीजनिंग से आपके 3 क्वेश्चन थे। पजल से आपके 5 सवाल थे। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट से आपके 2 सवाल थे, यानी कि 3 नंबर क्लासिफिकेशन भी था उसमें। अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज से आपके टोटल जो थे वो 3 क्वेश्चन थे। आप समझ पा रहे होंगे कि जो नंबर सीरीज़ है या ये आपका जो एक तरह से सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको लगभग हर साल जो है वो 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कोर एरिया बन के निकलता है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन और ये सब दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको पहले तो क्लैरिटी मिले कि हम कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे बिल्कुल विदाउट फैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको आगे आसानी हो समझने में। अब यहाँ से आप अपने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इनको मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए पहले में सबसे पहले बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और इसको एक क्रिस्प रखने की कोशिश करते हैं। आपने पहले प्रायोरिटी सेट करनी है इसमें। पहले आपने इन 5 टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इनको करके ही जाना है। यहीं से आपके लगभग जो है वो 12 से 15 सवाल, यहीं 15 नंबर जो है वो यहीं पे बन जाएंगे। पहला है, देखिए 2022 का एग्ज़ाम था, उसमें पजल आई, 24 में नहीं आई। तो रिपीट हो सकती है पजल, बिल्कुल रिपीट हो सकती है, इसलिए करके जाना हमारे लिए ज़रूरी है, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। और हर तरह के क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखें, और इसमें आपको अच्छा टाइम मिलता है तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको करके जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक तरह के क्वेश्चन करने का बिल्कुल भी करके नहीं जाना है। हर तरह के जितने भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उन सबको 3-4 टाइप हैं, उनको समझ के जाना है। फिर देखेंगे आपको रिजल्ट खुद ब खुद देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है, विषम पद छांटिए, ऑड वन आउट कीजिए। तो ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं इनको भी ढंग से करके रखना है आपने। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 2-3 सवाल देखने को मिल जाते हैं हर साल, तो इसको करके रखें। और नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज को भी अच्छे से करके रखें। ये 5 टॉपिक मतलब 65 से 75% सिलेबस आपका ख़त्म रीजनिंग का, डन एंड डस्टेड। इतना समझ लीजिए कि आपका सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो गया 75% के आसपास। यहाँ से क्वेश्चन आपके 12 से 15 सवाल बन जाएंगे। फिर आगे बात आती है सेकंड नंबर पे। इसमें सिलोगिज्म हो गया, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉजी और क्रिटिकल रीजनिंग। आपके पास टाइम है, आपको लगता है, देखिए आपके अलग अलग हर एक का लेवल अलग अलग होगा, प्रायोरिटी अलग अलग होगी। कईयों को कमांड इनमें से किन्हीं टॉपिक पे बहुत अच्छी है और उनको लगता है कि इसमें मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप इनको भी देख के ज़रूर जाइएगा। यहाँ से भी आपको कई 2-3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें जो जैसे कोई आपको डाइस क्यूब वगैरह या फिगर मैट्रिक्स आता है, एम्बेडेड फिगर आते हैं, तो उसमें भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको टाइम दे सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। खासकर मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्यूब और डाइस क्यूब को करके ही जाएं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो अभी हमारी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो निकल करके आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमने आपके सामने पूरी चीज़ें रख दी है
कि PYQ में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और हम क्यों आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन टॉपिकों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हाई कोर्ट बार बार सवाल पूछ रहा है और यहाँ से अभी भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखिए, अगर आप लोग जैसे कि कैलेंडर में उलझे रहे, घड़ी में उलझे रहे, जो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि आपको उतनी आउटपुट ना दिखे जितनी आप यहाँ पे जो अपना टाइम इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। अभी जो आपके लास्ट का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकें। फाइनल आपने ये 10 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं: पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, कोड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, सिलोगिज्म, रैंकिंग ऑर्डर, एनालॉगी, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ये 10 टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट कर दिए हैं। 10 दिन आप अपनी रूटीन बना लीजिए और हर दिन जो है 2-2 घंटे दे करके इनको अच्छे से करके रखें। आप खुद ब खुद आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा और इनकी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी को थ्योरेटिकली आप समझिए और फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तब आपको शायद इसका फ़ायदा उतना ना मिले जितना आपको मिलना चाहिए। और आपने जो है वो MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक्सों को रिवाइज करने लग जाना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। अगली चीज़ ये रहेगी कि देखिए, आपको मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ 1-2 जो है वो फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। वो मैंने एक जो है वो सोच रहा हूँ मैं कि जो हम 10 जून के आसपास जो है, या आगे जैसे देखेंगे एक आधी जैसे छुट्टी टाइप में आती है कोई, तो उसी बीच में एक मॉक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और साथ में उसके आंसर्स भी अच्छे से मैंने प्रिपेयर करके रख लिए हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा साथ में मैं। पर उसके लिए कुछ मैं सोच रहा हूँ कि हम अलग तरीके से करेंगे, ताकि उसका फिर रिज़ल्ट भी आपको दिखे और उसमें मैं थोड़ा सा आपको रैंकिंग भी प्रोवाइड करवा दूँ कि आप कितने लोगों ने ये दिया और इसमें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। भले कुछ थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहे हमारे लिए, पर फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे एग्जीक्यूट करने की, जिससे आपको थोड़ा सा और फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इस एग्ज़ाम को बार बार रेट इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, अभी सिर्फ आपके सामने यही एग्ज़ाम है जिसकी डेट आपके पास है और एग्ज़ाम आपके सामने पड़ा हुआ है। बाकी कोई अता पता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम का, ना डेट का पता है ना एग्ज़ाम का पता है कि होंगे कब होंगे, उनका कोई आइडिया नहीं है। जब उनकी डेट अनाउंस होगी, जब वो करीब आएंगे, तो हम उनके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। पर अभी जो है, हमें उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डेफ़िनेटली आप पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। बाकी मैंने आपको 100 MCQ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट HPGK के प्रोवाइड करवा दिए हैं यूट्यूब पे ही, उसके PDF आपको बाकायदा दे दिया है, आप उनको ज़रूर देख के जाइएगा। साथ में जो हमने कोशिश की आपको 20-20 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाने की अल्टरनेट डेज़ पे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पर उसके ऊपर भी आपका मुझे लग रहा है कि उतना रुझान है नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ खास रिटेंशन आ नहीं रही है। तो कोशिश करूँगा मैं कि उसको भी अगर हो सका तो कंटिन्यू करने की, अदरवाइज़ फिर देखते हैं उसको आगे लेकर के क्या कैसे चलती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करके रखें। अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो अच्छे से आप मेहनत करें। थैंक यू।